कार्ल मार्क्स के अनुसार कैपिटलिज्म में जो संकट आएगा उसके उन्होंने 5 रीजंस बताए हैं। अक्सर हम इसको बड़े सिंपलिस्टिकली समझते हैं कि भाई जो पूंजीपति है वो गरीब होते जाएंगे, साधारण आदमी गरीब होते जाएंगे और कुछ थोड़े से पूंजीपति बचेंगे तो उनके खिलाफ फिर सारा समाज इकट्ठे होकर क्रांति करेगा। पर ये इतना सरल नहीं था कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट। बेसिकली पहले तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण होता है ये अनैतिक नहीं है और ना ही नैतिक है, ये स्ट्रक्चरल है। मतलब पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता कि मजदूर को जो काम दिया जाता है वो मजदूर से ज़बरदस्ती कराया जाता है, बल्कि मजदूर स्वेच्छा से उस काम को करता है। उसे लगता है कि मेरी मजदूरी के बदले मुझे पैसा दिया गया है, दूसरे की पूंजी बनी। और ये जो एक्सेप्टेंस है मजदूर में कि जो मुझे मजदूरी दी गई इसके बदले मैंने काम किया, ये एक्सेप्टेंस ही शोषण को जन्म देती है, मतलब जो स्वीकृति है। और मजदूर की जो वेजेस है वो उतनी बढ़ नहीं पाती क्योंकि हमेशा उसके लिए सामने एक अनएम्प्लॉयड का पूल रहता है जो कि अगर मजदूर ज़्यादा मजदूरी लेता है तो उसको उसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा। एक खतरा ये भी रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। पर हम जो ये बातें कर रहे हैं ये कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में कही, तो इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इसमें कई वीकनेसेस भी हमें दिखाई देगी डेफिनेटली। अच्छा, तो सबसे पहला संकट जो पूंजीवाद में आता है कार्ल मार्क्स के अनुसार वो आता है पैसे का। क्योंकि कैपिटलिज्म में बार्टर सिस्टम की जगह मनी को पैदा कर दिया जाता है और मनी का फेटिशिज्म हो जाता है। मनी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर चीज़ की वैल्यू को वो डिफाइन करता है। और कई बार लोग मनी को होल्ड करते हैं, कार्ल मार्क्स ऐसा कहते हैं। और इससे कई बार क्रेडिट क्राइसिस आ जाता है, जो कई बार हम देखते हैं देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आ जाता है कि भाई पैसे की कमी हो जाती है, पैसे पर ट्रस्ट कम हो जाता है। तो ये भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को खतरा पैदा करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। दूसरा पॉइंट देते हैं वो कि जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, जितना जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड इसलिए होगी मार्क्स के विचार के अनुसार, मार्क्स के अनुसार जो भी रियल जो प्रॉफिट पैदा होता है वो मजदूर की लेबर से होता है। तो 6 घंटे के बजाय 7 घंटे मजदूरों से काम कराकर जो 1 घंटे में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया गया, फिर बाद में मजदूर इकट्ठे होते हैं, वो धरना दे करके काम करने के घंटे तय कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत से पूंजीपति जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को अपनाते हैं बजाय कि मजदूरों से एक्स्ट्रा काम कराने के। तो ऐसे में जब ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता जाएगा, एक उद्योग में होगा तो दूसरे को भी कम्पीट करना पड़ेगा। मैं लगाऊंगा तो आप भी कम्पीट करेंगे। जब कम्पीट करते जाएंगे तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बढ़ने से जो जो चीज़ें एफिशिएंटली पैदा होंगी और जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा। इस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट के कम होने से, प्रॉफिट रेट डिक्लाइन होने से कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा और जो कम्पीट नहीं कर पाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी। और वर्कर्स की जो 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 सैलरी है या दूसरी जो फैसिलिटीज़ है वो भी बढ़ाना मुश्किल हो जाएगी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये डेफिनेटली पूंजीवाद में एक संकट खड़ा करेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसके बाद तीसरा कारण कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि पूंजीवाद की जो मेन क्षमता है ना वो है कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से प्राइसेस डाउन जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन होती है। पर ग्रेजुअली जब कुछ कंपनियां लीड ले लेती हैं और अपने को बड़ा एफिशिएंट बना लेती हैं तो धीरे धीरे उनके कंपटीटर बाहर होते जाते हैं और नए कंपटीटर को एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उनकी मोनोपोली स्थापित हो जाती है और जब मोनोपोली स्थापित हो जाती है तो उनके पास जो इंसेंटिव था खुद को इनोवेट करने का, खुद को रिक्रिएट करने का, अपने को और ज़्यादा चिंतन करने का, वो ख़त्म हो जाता है और ग्रेजुअली वो मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाती है और कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है और पूंजीवाद के अंदर जो मेन खूबी थी कि वो अपने को इनोवेट करता है वो डैमेज हो जाती है और वही उसके पतन के लिए एक कारण बनती है कार्ल मार्क्स के अनुसार। चौथा कारण कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि क्योंकि हमने देखा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से, कंपटीशन के स्टिफ होने से प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाता है और वर्कर को वैसे भी वेज कम दी जाती है क्योंकि
ज़्यादा वेज देंगे तो उसका अल्टरनेट हमारे पास बेरोज़गार लोग भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वर्करों की परचेजिंग पावर तो कम हो जाएगी, तो उनकी रिलेटिव सैलरी उतनी बढ़ती नहीं, जबकि पूंजीपति का प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ता है। तो जब वर्करों की सैलरी नहीं बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो तुम्हारे प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? तो ओवरऑल मार्केट में जो है कंजप्शन जो है कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जो कि अपने आप में चीज़ों का गलत पैदा कर देती है, जो चीज़ें पैदा हुई है, और कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था में क्राइसिस ला देती है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। और इससे भी मतलब जो ओवरऑल डिमांड जो है वीक हो जाती है। पांचवा बोलते हैं कार्ल मार्क्स, इस सब में जब वर्कर हर जगह से पिटता जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है, तो उनके अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ती चली जाती है। जो एक कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, क्लास इन इट सेल्फ एंड क्लास फॉर इट सेल्फ। तो जो वर्कर क्लास इन इट सेल्फ है, जो कि वर्कर होने की वजह से, क्योंकि वो अपनी लेबर बेचकर अपनी रोटी कमाते हैं, पर वो कॉन्शियस नहीं है इस बात से कि हम वर्कर है और हमारा सिस्टम हमारा शोषण कर रहा है, पर अपनी डिमांडें यदा कदा उठाते हैं, पर उतने अवेयर नहीं है। पर जब कंटिन्यूसली उनको हिट लगता है, तो वर्कर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं क्लास इन इट सेल्फ टू क्लास फॉर इट सेल्फ, और कॉन्शियसली अपने इंटरेस्ट के लिए फिर फाइट करते हैं, और यही फिर बाद में रेवोल्यूशन का मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसा कार्ल मार्क्स जी कहते हैं। ये सब मैंने प्रोफेसर इयन स्पायरो का एक लेक्चर येल में जो था उसको उसमें सुना कि किस तरह से कार्ल मार्क्स जो क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म को 5 उसके पॉइंट्स बताते हैं। तो अक्सर जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम बड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि पूंजीवाद में जी कंटिन्यूसली जो है कंपटीशन बढ़ेगा, और जो कुछ पूंजीपति अमीर होते जाएंगे, बाकी गरीब होते जाएंगे, और समाज का मैक्सिमम लोग जो है निर्धन हो जाएगा, फिर वो इकट्ठे होकर क्रांति करेगा। इसको बड़े सिंपली हम पढ़ते हैं, पर कार्ल मार्क्स को अगर देखें तो उन्होंने काफ़ी प्रॉपर तरीके से इसके 4-5 जो है रीज़न दिए हैं, और बताया कि ये सब इकट्ठे होकर के सिस्टम को वीक कर देंगे। ऐसा नहीं कि पहले एक आएगा फिर दूसरा आएगा, इकट्ठे होकर के ये सिस्टम को वीक करेंगे। हालांकि ये जो कारण कार्ल मार्क्स ने दिए, इसमें कमियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ये जो मनी की होर्डिंग की बात कर रहा है, मनी की क्रेडिट क्राइसिस की बात कर रहा है, तो इसको हमने देखा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पैसा पंप करती है दुनिया भर का, ज़बरदस्ती बैंकों को देती है, ज़बरदस्ती लोगों को उधार देती है कि कीजिए पैसा यूज़ कीजिए, आप डिमांड क्रिएट करवाती है, तो इससे कैपिटलिज्म निपट जाता है। उसी तरह से जैसे वीक डिमांड है, जैसी बात चौथे पॉइंट मार्क्स ने कहा, तो ये देखा हमने कीन्स ने जो ग्रेट डिप्रेशन में बोला कि पब्लिक वर्क्स कराओ, लोगों को पैसा दो, लोग परचेज करेंगे, उनकी पावर बढ़ेगी, अपने आप लोग जो है पूंजीपति व्यवस्था चलेगी। दोनों बातें टैकल हो जाती है, पूंजीवाद करता है इसको सेंट्रल बैंक से, हालांकि वो इनएफिशिएंट है पर करता है। फिर जो नो कंपटीशन की बात बोली कि कंपटीटर ख़त्म हो जाएंगे, ये बात, या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन से रेट ऑफ प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, ये दोनों बातों में चैलेंज है, कुछ सत्य भी है कुछ चैलेंज है। चैलेंज ऐसा है कि भाई कैपिटलिज्म जो शूमफिटर कहता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के माध्यम से नए नए उद्योग खड़े कर देता है। अगर एक ज़माने में टेप रिकॉर्डर की चलती थी, तो भैया उन्होंने म्यूजिक को डिजिटाइज कर दिया कंपटीशन में, अब डिजिटल सेक्टर में कंपटीशन है, अब डाटा ही नई माइन हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई क्षमता हो गई, मतलब नए नए सेक्टर खुलते जाते हैं, उनमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इंटरेस्ट कमाने की, प्रॉफिट कमाने की हो जाती है। ये मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोई स्टेबल नहीं, जिसकी कल्पना मार्क्स ने की, और उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। 19वीं शताब्दी में उन्होंने जब देखा होगा, उन्हें लगा होगा यही कॉटन की फैक्ट्रियाँ, स्टील प्लांट, ऐसी फैक्ट्रियाँ होती हैं। आज तो सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ है, वो तो डिजिटाइज है, उसको आप टच भी नहीं कर सकते। अब इन्वायरमेंट में इन्वेस्टमेंट चल पड़ेगी। तो बोले मतलब कैपिटलिज्म में जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की पावर है, उसको हमारे शूमफिटर जी समझ नहीं पाए। शूमफिटर समझ गए पर कार्ल मार्क्स समझ नहीं पाए। जैसे एक उदाहरण स्पायरो जी ने दिया था, मैंने शायद पीछे भी बात की आपसे, किस तरह से एप्पल जो कि एक गैराज में शुरू हुई कंपनी ने IBM जैसी बड़ी कंपनी को धूल चटा दी, उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की पावर जो है कैपिटलिज्म में सदैव है, जो उसको जीवित रखती है। उसके पश्चात जो ये बात बोली कि वर्कर इकट्ठे हो जाएंगे और क्लास फॉर देमसेल्फ बन जाएंगे, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि 2-3 कारण है। एक, वर्कर का भी तुलना जो है पूंजीपति से नहीं करता, हमेशा तुलना जो है स्पायरो जी कहते हैं वो हम अपने समगांगी से करते हैं, जो हमारे बराबर जो लोग हैं उनसे करते हैं। मैं अगर एक प्रोफेसर हूँ तो मैं दूसरे प्रोफेसर से ज़्यादा तुलना करूँगा, ना कि किसी धीरू भाई अंबानी से। उसकी तुलना में अगर मुझे अन्याय हो रहा है किसी प्रोफेसर की तुलना में, तो मैं ज़्यादा रेजिस्ट करूँगा।
बजाय किसी धीरू भाई अंबानी अमीर हो रहा है तो उससे मेरा कंपटीशन कम है। फिर मोर ओवर जो वेलफेयर स्टेट आया उसने जो लोगों की बेसिक डिमांडें पूरी कर दी और उसमें एक शेल्टर उन्हें दे दिया, मिनिमम लाइवलीहुड उनकी सेव कर दी, उनके लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट कर लिया, वो भी वर्कर को क्लास फॉर इटसेल्फ बनने में बाधा क्रिएट करता है। फिर मोरोवर जो वीक डिमांड की बात बोली उसी को पंप करते हैं बैंक, पैसा दे देकर, खुला पैसा दे देकर, क्रेडिट दे देकर, ताकि लोग कंजर्व करते रहें। और कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था का चलना भी कंजप्शन पर निर्भर करता है। इसीलिए कई बार कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था पैसा दे दे करके लोगों से कंजप्शन करवाती ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे। तो अभी तक तो कैपिटलिज्म इसको लेके चला ही है और कार्ल मार्क्स की मैक्सिमम प्रेडिक्शंस जो हैं वो फेल हुई हैं। पर नंदलेस कार्ल मार्क्स ने जो है एक फ्रेमवर्क दिया था एनालिसिस का, और ये मानना पड़ेगा कार्ल मार्क्स एक मॉडर्निस्ट हैं, तो वो सभी मॉडर्निस्ट थिंकरों की तरह एक साइंस बनाना चाहते थे, एक ऐसी साइंस जो कि रैशनल बेसिस पर एक आदर्श एक परफेक्ट अर्थव्यवस्था की स्थापना कर दे, जहाँ पर फिर वेज के इश्यूज़ या इकोनॉमिक जस्टिस के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएं और पॉलिटिक्स भी उस रैशनैलिटी से रिप्लेस हो जाएगा। बेसिकली पॉलिटिक्स ही रिप्लेस हो जाएगा। कैसी पॉसिबिलिटी की तरफ कार्ल मार्क्स थे। और ये सारे चाहे अगस्त काम्टे हों जो कि समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि चाहते थे, तो ये सारे मॉडर्निस्ट में ये साइंस, इस तरह की साइंस जो रैशनैलिटी को एक्सट्रीम में स्ट्रेच कर करके एक रैशनल ब्लूप्रिंट बनाना चाहते थे, तो कार्ल मार्क्स भी उनमें से एक थे। धन्यवाद।